Good morning, students. Today we are going to look at topics which were being left behind in the previous video. कुछ पार्ट्स रह गए थे। कौन से टॉपिक के? कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स वाले, जो आपने लास्ट टाइम पे देखा था। ओके, ये चीज़ अपन लास्ट में कर रहे थे। कौन कौन से? कंजम्पशन गुड्स वाले और आपके कैपिटल गुड्स वाले, यही पार्ट कवर हुआ था। नाउ विल बी मूविंग फॉरवर्ड। एक स्टेटमेंट है, उसको जस्टिफाई करने के लिए कभी कभी सीबीएसई में क्वेश्चन आता है। All capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. ये कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे? All capital goods are producer goods. जब ऐसा कुछ बात करते हो तो इसका मतलब ये कि जो कैपिटल गुड्स है वहाँ पे कहना चाहते हैं कि कैपिटल गुड मशीनरी है। और कैपिटल गुड्स से क्या होता है? आप कुछ प्रोड्यूसर गुड बनाते हो। जैसे कि हमने किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया। ओके, जैसे कि हमारे पास मशीनरी थी, हमने पेन्स बनाए, तो वो एक तरह से कुछ प्रोड्यूस किया हमने, तो प्रोड्यूसर गुड है। पर हर प्रोड्यूसर जो गुड होता है, जो कि बनता है, वो कैपिटल गुड नहीं होता है। तो इसलिए आके बोल रहे हैं बट ऑल प्रोड्यूसर गुड आर नॉट कैपिटल गुड्स। इसको रीड करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड विच आर इन यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? विच आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड, वो गुड जो दूसरी चीज़ों के प्रोडक्शन में काम आते हैं। सो these goods include raw material by the producers. प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को यूज करते हैं ताकि वो कुछ बनाए। जैसे कि पेन के लिए भी बहुत सारा रॉ मटेरियल लगता है, इंक लगती है, प्लास्टिक लगता है, तो उससे ये लोग पेन बनाते हैं। ओके, सिमिलरली वुड यूज टू मेक फर्नीचर। देन goods used as fixed asset by the producer like plant and machinery, unlike fixed assets of the producer goods. Goods used as raw material are not durable use goods. These are single use producer goods. This cannot be repeatedly used in the process of production. Thus, wood cannot be repeatedly used in making furnitures. Fixed assets or capital goods, on the other hand, are repeatedly used in the process of production. ओके, तो यहाँ पर वो कहना क्या चाहते हैं? वो ये कहना मांग रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज़ बनाई जाती है वो कैपिटल गुड नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे जो भी चीज़ बनाई गई है उसको आप आगे जाके फर्दर यूज नहीं कर पाओगे, उसका शेप चेंज हो जाता है। जैसे कि वुड की यहाँ पर बात की है, तो वुड के एग्जांपल को अगर अपन ले तो कोई ना कोई वहाँ पर बना रहा होगा। समबडी इज डेफिनेटली देयर हु इज ओविंग अ बिग लैंड, जिसके पास बहुत बड़ा जमीन है, और वो क्या कर रहा होगा? वो वहाँ पर पेड़ लगाया होगा, उसने ट्रीज प्लांट किए होंगे ताकि वो आगे प्रोड्यूसर्स को बेच सके। तो वो भी एक तरह से उसके लिए प्रोड्यूसर गुड ही, पर वो जब बेचेगा दूसरे को, कंपनी को जब वो बेचेगा, तो कंपनी उससे क्या बनाएगी? फर्नीचर। तो वो जो वुड है वो एक तरह से क्या यूज हुआ? उसको वुड का बोल सकते हो, वो क्या चीज़ हो गया आपके लिए? एज अ रॉ मटेरियल। तो वो जो चीज़ है उसका शेप ही चेंज हो गया। अब जितना भी वुड आपने यूज कर लिया, यू कैन नॉट यूज दैट वुड अगेन। वो यूज हो गया, उसका फर्नीचर बन गया, दैट मीन इट्स गॉन नाउ। अब आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब भी आप बोलते हो कि कैपिटल गुड्स, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, तो वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर मशीनरी जो रहती है, कैपिटल गुड रहता है, वो प्रोड्यूसर गुड तो होते हैं क्योंकि उससे आप कुछ बनाते हो। बट जो प्रोड्यूस हुआ है वो चीज़ कैपिटल गुड नहीं हो सकती। जैसे कि चेयर आपने पेन बनाया है, वो कैपिटल गुड कैसे हो सकता है? आप उससे कुछ फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो तो कंजम्पशन होता है उसका। आप उसको खरीद सकते हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो वो इसलिए ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि दैट ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड, क्योंकि सारी मशीन से प्रोडक्शन हो सकता है, बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। जो प्रोड्यूसर गुड्स है जो कि बनाए जा रहे हैं वो कैपिटल गुड नहीं हो सकते, क्योंकि वो जरूरी नहीं कि वो मशीनरी ही बन रही हो सकता है उसके आगे आप कुछ और चीज़ बना रहे हो, पेन बना रहे हो, बिस्किट बना रहे हो, तो वो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। डिफरेंस, ये भी फटाफट अपन देख लेते हैं क्विकली। ओके, द कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। यहाँ पे क्या बोलना मांग रहे हैं? कंजम्पशन ऑफ गुड्स लीड्स टू डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन, मतलब कि अगर कंजम्पशन गुड की मतलब ऐसी चीज जिसको आपकी आप सीधे आपकी वांट को सेटिस्फाई करता है, इसलिए आपने उस चीज को परचेज किया। जैसे कि पेन हो गया, बिस्किट हो गया, हमने बिस्किट का पैकेट खोला, खा गए, पेन लिया, उसको यूज करने लगे, कंजम्पशन गुड है, हमको सीधा सेटिस्फाई करता है वो। तो डायरेक्टली अगर आपकी वो नीड को सेटिस्फाई कर रहा है आपको, तो वो चीज क्या ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर रही है, देन इट इज कंजम्पशन गुड। पर कैपिटल गुड्स डज नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। अब जो कंपनी वाले मशीनरी लगाते हैं कैपिटल गुड्स
लगाते हैं, मतलब उनकी मशीनरी प्लांट्स वगैरह, तो वो उससे क्या करेंगे, डायरेक्ट सेटिस्फाई हो जाएंगे क्या लगा के? नहीं, वो खुश कब होंगे, जब वो उस मशीनरी को अपनी कंपनी में लगा के पैसे कमाएंगे, देन दे विल बी हैप्पी। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, कैपिटल गुड डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता उससे कि लिया लगाई मशीनरी हमने और खुश हो गए, नहीं, प्रॉफिट होगा तब खुशी मिलेगी। सेकंड, दिस गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्ड। ये कौन खरीद रहे हैं, हाउस होल्ड वाले, अपन लोग खरीद रहे हैं। उस व्हेन परचेज, तो ओके, ये परचेज कौन करता है, हाउस होल्ड परचेज करता है कंजम्पशन गुड्स को। और ये लोग कैपिटल गुड्स कौन परचेज करते हैं, डेफिनेटली प्रोड्यूसर्स, यानी कि फर्म्स, कंपनियां, ये उसको परचेज करती है कैपिटल गुड्स को। मशीनरी, मशीनरी हम लोग नहीं करते, वो कंपनियां करती है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो ए डिफरेंस। कौन परचेस करता है वो देख लिया अपन ने। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हो, एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे जो कंजम्पशन गुड है, जिसको कंज्यूम करते हो, जैसे कि बिस्किट पेन वगैरह, इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उस पर जो खर्चा होता है उसको आप क्या बोलते हो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। ओके, जैसे कि अगर आप कहीं पे ट्यूशन पढ़ने गए तो आपने वहाँ की सर्विसेज क्या की, सर्विसेज भी आप कंज्यूम करते हो, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के ही अंदर आएगा। कुछ भी चीज़, आपने कपड़े खरीदे, आपने मोबाइल खरीदा, तो आपने कंजम्पशन किया उसका। ओके, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ऑन द अदर साइड, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड, अगर कंपनी कर रही है कैपिटल गुड के ऊपर खर्चा, एक्सपेंडिचर, तो उसको आप क्या बोलोगे, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। शब्द बदल गए, वर्ड विल चेंज from consumption expenditure to investment expenditure. Now the next point is, वैसे आप 3 भी करोगे तो चलेगा, आपको सिर्फ 3 याद रखने पड़ेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ कंजम्पशन गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, इट रेजेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। जितने ज़्यादा कंजम्पशन गुड अगर आप परचेस करते हो, तो उससे ज़्यादा ज़्यादा लोगों का वेलफेयर होता है। इट रेजेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। डेफिनेटली आज जो लोग बिस्किट्स अच्छे वगैरह, खाने पीने की बहुत सारी वैरायटी आती है, वो लोग नहीं खरीद पाते। कई लोग ऐसे जो परचेस नहीं कर पाते, पर अगर वो कर पाए तो उससे क्या बोलोगे, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। बट दिस थिंग डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन देयर इनकम। इनकम बढ़ेगी, देश की अगर ग्रोथ होती है, जीडीपी बढ़ती है, तो इनकम बढ़ेगी, तो ये चीज़ होना आगे फ्यूचर में पॉसिबल है। तो यहाँ पर कंजम्पशन गुड ये बताते हैं कि एक जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है पीपल का, अगर ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हो, तो हम ये कह सकते हैं कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा है। और कैपिटल गुड्स क्या बताएगा ऑन द अदर साइड आपको, कि जीडीपी ग्रोथ। ज़्यादा कैपिटल गुड्स लगाने का मतलब क्या होता है, अगर कैपिटल गुड्स यानी कि मशीनरी आपने बहुत सारी लगाई, इट लीड्स टू हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी। भाई आज आपके पास 5 मशीनरी है, 5 और लगा दी, ओके, वी इंस्टॉल्ड 5 मोर मशीनरी इन आवर कंपनी, सो व्हाट विल हैपन, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और प्रोडक्शन कैपेसिटी जो बढ़ती है, तो मतलब पहले आप जितने के गुड्स बनाते थे उससे ज़्यादा के बनाओगे, और वो वैल्यू ही आपकी जीडीपी रहती है, जितने के आप गुड्स बनाते हो, जिस वैल्यू के आप गुड्स बनाते हो। जैसे कि आपने 100 करोड़ के गुड्स पिछले साल बनाए, आज आपने 5 मशीनरी और खरीद लिया और उससे अब आपने 200 करोड़ के गुड बनाए, तो 100 करोड़ से 200 करोड़ हो गया। तो ये जो 100 करोड़ का इंक्रीमेंट है, ये आपकी जीडीपी ग्रोथ में दिखेगा। तो ये एक देश के ग्रोथ का साइन होता है। ओके, now let's move to our main topics of today. Concept and consumption, components of consumption expenditure. ये जो कंजम्पशन करता है वो कौन कौन है, वैसे टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको आगे न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ शायद थोड़ी सी एक आइडिया देगी कि ये चीज़ होता क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंजम्पशन यानी कि डिमांड करते हैं कोई लोग, तो कौन कौन है जो कि कंजम्पशन करते हैं एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक तरह से डिमांड ही रहती है जो कि एक्सपेंडिचर रहता है आपका। और एक्सपेंडिचर अपन क्यों करते हैं, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ों का कंजम्पशन करना होता है, हम रुक नहीं पाते। कंजम्पशन इज अ प्रोसेस विच नेवर एंड्स, नेवर स्टॉप्स। ओके, ये रुकता नहीं है कंजम्पशन करना, क्योंकि अगर अब कुछ भी हो जाए, जैसे कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, सपोज हमारे पास जॉब भी नहीं है, तो क्या हम कंजम्पशन नहीं करेंगे, कपड़े नहीं पहनेंगे, खाना नहीं खाएंगे, अनाज नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे। तो वो जो चीज़ आती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ऐसे हर किसी को जरूरत पड़ती है। तो वहाँ देखते हैं यहाँ पे मेन मेन कंपोनेंट्स यानी कि पार्ट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कौन कौन है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, यहाँ पर कौन है, हु आर द कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी, ये क्वेश्चन आपको बस जानना है कि हु आर द कंज्यूमर्स
इन द इकोनॉमी। सबसे पहले हाउस होल्ड, अपन लोग बहुत सारी सर्विसेज अपन कंज्यूम करते हैं, बहुत सारे गुड्स अपन कंज्यूम करते हैं, तो हमारा जो भी चीज़ हमने खरीदा जो हमारी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, जैसे कि आपने कुछ भी घर से रिलेटेड टीवी, फ्रिज, मोबाइल, पेन, पेंसिल, रबर, शूज़, क्लॉथ्स कुछ भी आपने खरीदा, तो वो चीज़ क्या होती है, आपको सीधे सेटिस्फाई करती है। तो सबसे पहला खर्चा तो अपन लोग करते हैं हाउस होल्ड वाले, बहुत सारी चीज़ें, गैस सिलेंडर वगैरह। देयर आर सो मेनी गुड्स इन द मार्केट विच वी परचेस। नाउ द गवर्नमेंट, सेकंड इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्यों खर्चा करेगी? गवर्नमेंट को क्या काम है? गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर, लोगों की भलाई करना। वो लोग जो कि पुअर है, गवर्नमेंट भी परचेज करके उन गरीबों को अनाज बांटती है। तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट की एक तरह से कंजप्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट भी लोगों से खरीदती है। दूसरी सड़कें, रोड्स वगैरह ये बनानी है, डैम्स बनाने हैं, ब्रिज बनाना है। भाई देश का डेवलपमेंट भी तो करना है। तो जब डेवलपमेंट की बात आती है तो डेवलपमेंट की वजह से क्या होगा, हमको एज अ गवर्नमेंट मैं बात कर रहा हूँ, एज अ गवर्नमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ें खरीदनी पड़ेगी। जैसे सीमेंट लगेगा, रॉड्स लगेंगे, आयरन रॉड्स जिसको आप सरिये बोलते हैं वो लगेंगे। और गवर्नमेंट कोई छोटा मोटा कंज्यूमर नहीं है, याद रखना। यहाँ पर गवर्नमेंट की अगर बात की जाती है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा नाम किसका आता है, गवर्नमेंट का। क्योंकि गवर्नमेंट जब खर्चा करती है, जब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट किसी कंपनी को मिलते हैं, तो वो बहुत बड़ा एक ऑर्डर प्लेस करती है। जैसे कि सीमेंट का, तो गवर्नमेंट कैसे नहीं कि छोटा सा काम करा ही नहीं, वो बल्क में परचेज करती है। तो वो ऑर्डर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है इकोनॉमी में, किसी किसी भी हालत में वो चीज़ बहुत डिमांड को बढ़ाती है एक किसी भी इकोनॉमी में। तो याद रखना सबसे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। ओके। और तीसरा है आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन लाइक एनजीओ। एनजीओ टेम्पल्स, मॉस्क, गुरुद्वारा आदि जितने भी नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज वगैरह, ये क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इनको भी थोड़ा लोगों की भलाई करनी है, सेटिस्फाई करना उनका वही काम रहता है। तो वो लोग इसको क्या करते हैं, उसको परचेज करते हैं ताकि उन लोगों में बांट सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। ओके। गवर्नमेंट का समझ में आ गया होगा आपको। गवर्नमेंट के दो ही काम है, वेलफेयर करना, भलाई करना लोगों के, जैसे गरीबों को खाना देना, मिड डे मील स्कूल में देना। ये गवर्नमेंट के दो ही काम रहते हैं, एक वेलफेयर और एक डेवलपमेंट। और इनका क्या रहता है, एनजीओज वगैरह का, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है, गुरुद्वारा, ये भी भलाई करते हैं, तो ये भी चैरिटी टाइप काम करते हैं। तो ये चीज़ उनका भी कंजम्पशन, और ये सब टोटल मिला दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो वो चीज़ क्या आ जाएगा, आप बता सकते हो किसी भी इकोनॉमी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बताता है। ओके। जब न्यूमेरिकल होंगे, स्टार्ट करेंगे, देन आई विल टेल यू अबाउट दिस पॉइंट, वहां पर पता चलेगा। ओके। सी हियर, एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है, बाय हाउस होल्ड, बाय गवर्नमेंट, और बाय एनजीओ, मॉक्स वगैरह, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। ये हालांकि इतना ज़्यादा नहीं, पर आपको पता होना चाहिए, कल को कोई पूछ ले तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि हाँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कौन कौन इंक्लूडेड है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट्स, ये इन्वेस्टमेंट क्या है, किसको बोलते हैं? ओके। तो इन्वेस्टमेंट refers to increase in stock of capital, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। मतलब ये स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या चीज़ है वो समझना पड़ेगा। आई तो होता है इन्वेस्टमेंट, के स्टैंड फॉर कैपिटल स्टॉक। ये चीज़ आपने 11th में भी देखा होगा कि के को हम कैपिटल बोलते थे। तो यहाँ पर भी वैसे ही सेम कंसेप्ट है, के है कैपिटल स्टॉक। चेंज लगा दोगे, मतलब डेल्टा लगा दोगे के आगे, तो हो जाएगा चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पे ये चीज प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल स्टॉक क्या है, ये बार बार नाम आ रहा है। इन्वेस्टमेंट इसी के इक्वल है। तो इन्वेस्टमेंट को हम समझेंगे, कैपिटल स्टॉक को भी अब अपन समझते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है, चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन। पहली चीज आपको माइंड में क्या रखनी है कि ये जो चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि देखो क्या होता है, ये जो स्टॉक ऑफ कैपिटल है, ये एक मशीनरी की बात कर रहे हो वहाँ पे। मशीनरी क्या रहती है, जैसे कि आज आपके पास 4 मशीनरी, कल को आपने 4 और मशीनरी खरीद के प्लांट में लगा ली, तो एक तरह से आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। 4 और मशीनरी खरीद के आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आप उसको क्या बोलोगे, पैसा तो लग गया, 4 और मशीनरी लगा दी आपने, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन होती है। ओके। नाउ अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट को ही कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है, ये चीज भी माइंड में रखना, आपको नोट करके रख लेना। ओके। नाउ from the viewpoint of the economy as a whole, investment refers to the total production of capital goods during an accounting year. As noted earlier, these goods may be either used for the replacement of existing capital stock or for adding to the existing capital stock. अब यहाँ पर फिर से वही बात आ गई, फिर कैपिटल स्टॉक। अब यहाँ पर
जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आई थी, अगर मान लो आपकी कंपनी में 4 मशीनरी लगी हुई है, एक छोटा-सा कंपनी है अपना, उसमें 4 मशीन्स लगी हुई है ना? तो 4 मशीन, वो टोटल अगर आप करोगे M1, M2, M3, M4, हम ऐसे मान लेते हैं मशीनरी को M1, M2, M3, M4, ये 4 मशीनरी हमने लगा रखी है। तो ये जो टोटल है अभी मेरे पास एट प्रेज़ेंट है इस साल में, तो मैं उसको बोलूँगा ये मेरा कैपिटल स्टॉक है। ठीक है? अब मान लो उसमें से एक मशीनरी मेरी खराब हो गई, ठीक है? तो उसको मैं हटाऊँगा, रिप्लेस करूँगा, डेप्रिसिएशन तो हम चार्ज करते हैं मशीन्स के लिए, तो उसको डेप्रिसिएशन के थ्रू मैं चेंज करूँगा। तो अब मेरे पास वो पुरानी मशीनरी जो खटारा हो गई थी, बिल्कुल यूज़ की नहीं थी, उसको मैंने बेच दिया। अभी आई जस्ट सोल्ड इट आउट, स्क्रैप वैल्यू जो भी आई मैंने डेप्रिसिएशन फंड यूज़ करके नया लगा दिया। अभी भी मेरे पास 4 मशीन है, M1, M2, M3, M4, एक नई भी हो गई है क्योंकि उसको मैंने चेंज कर दिया है, वो काम नहीं कर रही थी इसलिए। तो ये हो गया आपका रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, इसको बोलेंगे, रिप्लेस किया आपने। और दूसरी लाइन बोल रहे हैं और फॉर एडिंग टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, यहाँ पर बात चेंज हो जाती है। यहाँ पर अगर अपन बात करें कि अभी 4 मशीनरी थी, एक को तो मैंने डेप्रिसिएशन के थ्रू बचा लिया, नहीं तो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो जाती, एक मशीन शॉर्ट हो जाती। तो मैंने अभी 4 मशीनरी के बाद 4 मशीनरी और लगा दी अपनी कंपनी में। इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन ऑन 4 मोर मशीनरी, अब मेरे पास टोटल पहले की 4, अभी की और 4 हो गई, मतलब टोटल 8 मशीनरी हो गई। M5, M6, M7, M8 ये भी ऐड हो गई। अब मेरा ये जो एडिशन हो गया है, मेरा ये जो कैपिटल स्टॉक था जो कि एग्जिस्टिंग मशीनरी की क्वांटिटी थी वो बढ़ गई है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एडिंग टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। मेरे कैपिटल स्टॉक में मैंने ऐड कर दिया। इन शॉर्ट, ये जो एडिशन रहता है, ये चीज़ किससे होती है? इसको एक तरह से आप इन्वेस्टमेंट, कोई कैपिटल फॉर्मेशन होता है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, टाइम लगता है, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। बट यहाँ पर वो जो इन्वेस्टमेंट की बात है, यहाँ पर दो तरीके से बात कर रहे हैं। एक तो पहली चीज़ कि यहाँ पर जो कैपिटल स्टॉक है वो मशीनरी को बता रहे कि कितनी मशीनरी आपके पास है, वो आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक है। एडिशन अलग बात होती है। एडिशन का मतलब क्या होता है कि जितनी है उसके अलावा आपने कुछ नई और खरीद ली, तो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया है ना? आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाता सीधा। पहले 4 मशीन, अब 8 मशीन, डबल हो गया सीधा प्रोडक्शन कैपेसिटी। इससे होता क्या है कि जो लेबर थे, जो कि बहुत एक मशीन पे काम करके एक ही मशीन पे कोई काम कर रहा है, तो वो अभी एक्सपीरियंस नहीं है, फ्यूचर में एक्सपीरियंस हो जाता है। तो वो बोलता है कि यार मैं तो 2 मशीन भी हैंडल कर सकता हूँ, मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो गया है। तो वो तो उसका यूज़ तभी होगा उस लेबर का जब आप एक और मशीनरी लाओगे, पर एकदम से तो ला नहीं सकते। आपको पैसे रुपए कमाने पड़ेंगे, इतने प्रॉफिट्स हों कि अपन मशीनरी खरीद पाएँ। तो ये इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग प्रोसेस रहती है, एकदम ऐसे नहीं होता कि फटाफट हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे बहुत सारा, ना प्रोडक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ओके, सो कैपिटल फॉर्मेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें याद रखना कि रिप्लेसमेंट डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, कि आप एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक यानी कि जो मशीनरी जितनी आपके पास है एट प्रेजेंट, उसको मेंटेन कर रहे हो। तो वो जो चीज़ है वो रिप्लेसमेंट इसलिए करते रहते हैं ताकि मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम नहीं हो जाए। 4 मशीन है, वो जितना प्रोडक्शन करती है ना उतनी तो मेरे को चाहिए ही, उसके अलावा जो करूंगा वो मेरा एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक होगा। ओके, नाउ ओके, फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट किसको बोलेंगे, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट किसको बोलेंगे? अगर इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ये ध्यान रखना कि कंपनी दो ही जगह इन्वेस्ट करती है। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है मशीनरी वाला, और दूसरा होता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट मतलब क्या चीज़? सबसे पहले इन्वेंटरी क्या होती है? एक तो आपका रॉ मटेरियल होता है, जिसको आप रॉ मटेरियल बोल सकते हो। रॉ मटेरियल मतलब कि कच्चा माल। उसके बाद और क्या रहता है इन्वेंटरी में? जो प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे होगे, जो कंपनी में कुछ चीज़ बन रहा होगा, जैसे कि हमने मैदा रखा, तो मैदा वो चीज़ है, शुगर है, ये रॉ मटेरियल है। पर कुछ रॉ मटेरियल, वो शुगर, वो मैदा बिस्किट बनाने के लिए हम प्रोसेस में ले जा चुके हो, बन रहे हैं बिस्किट्स वहाँ पे। तो इन प्रोसेस जो चीज़ हो रही है उसको आप क्या बोलोगे? वर्क इन प्रोग्रेस। जो चीज़ बन रही है इन प्रोसेस है, तो वो चीज़ भी उसमें काउंट होती है। किसमें? इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में। तीसरी होती है आपकी फिनिश गुड्स के स्टॉक। फिनिश गुड्स मतलब कि बिल्कुल कंप्लीट है, रेडी है बिस्किट खाने के लिए एकदम, तो वो हमने स्टॉक में गोडाउन में रखे, वो हमारा स्टॉक है गोडाउन में जो रखा हुआ है, वो फिनिश गुड्स का स्टॉक है। तो वो भी हमारा इन्वेस्टमेंट जैसा ट्रीट होता है। जो माल किसी साल बिका नहीं, हमने बहुत सारे बिस्किट बनाए पर जो माल किसी साल बिका नहीं, पड़ा रह गया,
क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप जीडीपी काउंट करते हो तो जो भी साल में प्रोडक्शन होता है उस पूरे प्रोडक्शन की वैल्यू वो काउंट करते हैं जीडीपी में। तो हो सकता है ऐसा बोलते हैं कि जैसे कि कई बार बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम बोले क्यों सर, तो आधा बिस्किट तो बिका, आधा बिका ही नहीं, तो उसकी वैल्यू जीडीपी में क्यों ली? तो एक्चुअली हम कंसीडर ये कर लेते हैं कि मतलब यहाँ पर जो भी एक्सपेंडिचर की बात आती है, तो जो भी वैल्यू आपकी बच गई है, जैसे आपके आधे बिस्किट बिके और आधे बिस्किट बच गए, तो जो आधे बिस्किट बच गए हैं इट विल बी ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट, उसको एक इन्वेस्टमेंट मान लिया जाता है, उसी का पार्ट मान लिया जाता है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। Now, fixed investment refers to increase in the capital stock of fixed assets. Fixed investment यानी मशीनरी वाला of the producer during the accounting year. If in the beginning of the year 2019 a producer has a stock of 8 machines and at the end of the 2019 he has a stock of 10 machines, मतलब कि पहले 8 machines थी, 8 machines से उसके पास 10 machines हो गई है। Then the stock of his fixed asset increased by 2 machines, उसके पास 2 machines ज़्यादा हो गई है। किस ईयर में? उसी 2019 में। तो हम बोल सकते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द ईयर 2019 इज 2 मशीन्स। तो ये फिक्स इन्वेस्टमेंट की बात करें, मतलब यहाँ पर सीधा सीधा आप सिर्फ देख रहे हो कि मशीनरी की बात हो रही है। ओके, ये याद रखना। नाउ आफ्टर दिस, अब यहाँ पे जो पुराने जो टॉपिक्स है फिक्स, ये कैपिटल फॉर्मेशन वाला, ये पॉइंट भी आप थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि फिक्स इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि इन्वेस्टमेंट जो रहता है उसी को कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेस्टमेंट तो वही है कैपिटल फॉर्मेशन, और फिक्स वर्ड उसमें लगा दिया तो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इससे मतलब क्या समझोगे? इससे मतलब आप समझोगे कि वो बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ मशीनरी वाले इन्वेस्टमेंट की। और कंपनी में मैंने अभी आपको बताया था कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं, 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट होता है, एक मशीनरी में, एक इन्वेंट्री में। न्यूमेरिकल करते टाइम ये पॉइंट वहाँ पे मैं पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा। ओके, तो इसको लाइटली मत लेना, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, पूछते हैं, वाइवा में भी आता है। नाउ यस, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं ना, इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं अपन फिक्स इन्वेस्टमेंट? मशीनरी लगा के क्या फायदा? पहला फायदा, इट रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रोड्यूसर की यानी कंपनी की बढ़ जाती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी, पहले 4 मशीनरी थी, मैंने 2 और लगा ली तो बढ़ गई ना मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब 4 थोड़ी मशीनरी, 2 लगा के सिर्फ उसको देखने के लिए थोड़ी ना लगाया, वो भी वर्क में लूंगा मैं तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ओके, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। सेकंड पॉइंट क्या है? बाय रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, फिक्स इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। आउटपुट लेवल मतलब कि जो प्रोडक्शन है, इकोनॉमी यानी कंट्री में, देश में, वो बढ़ जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई ज़्यादा होने लगता है। तो ये लेवल ऑफ आउटपुट की बात कर रहे हैं इकोनॉमी में, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई तो गुड्स, नंबर ऑफ गुड्स भी बढ़ जाएंगे इकोनॉमी में। ओके, ना थर्ड इज हायर लेवल ऑफ आउटपुट लीड्स टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि जीडीपी। देखो मैंने पहले ही बोल रखा है कि जितने की आप प्रोडक्शन करते हो वो वैल्यू ही आपकी जीडीपी होती है। पहले 4 मशीन ला के आप प्रोडक्शन कर रहे थे, फिर उससे आप जितने भी करोड़ की चीज़ें बना रही थी, मान लो 100 करोड़ के बना रहे थे, अब आपने 2 मशीन और लगा लिया, अब आप 150 करोड़ के गुड्स बना रहे हो। तो 50 करोड़ का जो इंक्रीमेंट है ये जीडीपी की ग्रोथ ही तो होगी, वैल्यू ही तो ले रहे हैं अपन, कंसिडर कर रहे हैं। तो जीडीपी इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, आफ्टर दैट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अभी मैंने आपको समझा दिया थोड़ा सा, लेट्स सी एक बार फिर से देख लेते हैं। इन्वेंट्री कहाँ कहाँ होता है? एक तो फिनिश गुड्स, इन्होंने थोड़ा पहले लिख दिया, फिनिश गुड्स मैंने सबसे लास्ट में पॉइंट बताया था। फिर सेमी फिनिश गुड यानी मेरा वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि अभी इन प्रोसेस चल रहा है, प्रोडक्शन में, प्रोसेस में है, वो भी, उसकी वैल्यू भी अपन लेंगे इन्वेंट्री में। ओके, देन रॉ मटेरियल, कच्चा माल। तो ये जो चीज़ है इसको बोलेंगे आप इन्वेंट्री स्टॉक। क्या बोलेंगे? इन्वेंट्री स्टॉक। चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जो भी चेंज रहता है उसको क्या मान लेते हैं? उसी साल का इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, ओके, उसी का पार्ट मान लेते हैं ना, उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं लोग, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो दैट क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है।
सबसे पहले सिर्फ इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट पढ़ेंगे अपन कि क्या होता है। इट एंश्योर्स अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट टू द प्रोड्यूसर। ये जो सप्लायर रहता है प्रोड्यूसर के पास में, ये जो माल आ रहा है कच्चा माल रॉ मटेरियल, ये पहले ही परचेस करके रख लेना चाहिए। क्यों करना है, क्या ज़रूरत है, क्योंकि आपको मार्केट में आपको चीज़ें प्रोडक्ट सप्लाई करके रखना है। लोग डिमांड करेंगे आपके जो भी प्रोडक्ट हो, चाहे चॉकलेट हो चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, तो आपके पास उसका रॉ मटेरियल पहले होना चाहिए। वो इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ता है ताकि एक अनइंटरप्टेड सप्लाई जो इनपुट्स का रहता है प्रोड्यूसर को हमेशा फ़ायदा देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कल को, मतलब कि अगर आपने सप्लाई नहीं कर पाए, जैसे कि हमने इन्वेंट्री नहीं परचेज की, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं मार्केट में कुछ टाइम तक के लिए मेरा प्रोडक्ट नहीं आ पाया। जैसे कि अगर अपन बात करते हैं चॉकलेट्स की, अगर आज क्यों कैडबरी, जिसको आप बहुत अच्छे जानते हैं इस कंपनी को, तो अगर वो प्रोडक्शन बंद कर देती है, इन्वेंट्री नहीं खरीदती है और उसके कुछ टाइम तक के लिए प्रोडक्ट बंद हो जाते हैं, तो वो चीज़ ऐसा हो सकता है कि आप दूसरी चीज़ें, दूसरे चॉकलेट्स प्रेफ़र करने लग जाएँ, तो उसकी डिमांड फ़ॉल हो सकती है थोड़ा कुछ हद तक। तो वो जो लॉस है वो उसको ना हो जाए, इसलिए करना ज़रूरी है ना? तो कंपनी हमेशा कोशिश करती है कि बिल्कुल अनइंटरप्टेड सप्लाई होता रहे उसके पास रॉ मटेरियल का। इनपुट्स ही रॉ मटेरियल होते हैं, ओके? ओके, नाउ second point, with enough stock of raw material, the producer can avoid day-to-day purchase from the market. अब ये रोज रोज का परचेस नहीं चलता मार्केट से। ऐसा नहीं होता कंपनी में कि रोज मैं मटेरियल खरीद रहा हूँ, रॉ मटेरियल और फिर उसको प्रोडक्शन में कर रहा हूँ, नहीं। ये बिल्कुल इनफ रॉ मटेरियल रखना पड़ता है, जितनी की डिमांड है उसके हिसाब से। एक जितना बड़ा आप खरीदेंगे, एक साथ ऑर्डर प्लेस करेंगे, उतना फायदा भी मिलता है। आप नेगोशिएट कर सकते हो वेंडर से कि आप वो आपको थोड़े कम प्राइस में रॉ मटेरियल सप्लाई करें। तो ये भी चीज़ रहती है कि बार-बार ये रोज़-रोज़ का काम नहीं होता कि रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हो। तो एक अच्छा इनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमको रखना चाहिए कंपनी के अंदर। ओके? ओके, नाउ आफ्टर दिस द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड इज सिग्निफिकेंट बिकॉज़ इट एनेबल्स द प्रोड्यूसर टू मीट द फ्यूचर डिमांड। ये मैं बता चुका हूँ, क्यों रखते हैं अपन, ताकि फ्यूचर डिमांड अपन प्रोडक्ट की मेंटेन कर सकें। जैसे मैंने कैडबरी का केस बताया था कि डिमांड को अफेक्ट ना हो इसलिए। Hence it may be noted that the actual inventory stock at the time should not be desired inventory stock। अब ये desired undesired वाली जो बात है यहाँ पे, desired inventory stock क्या होता है, undesired inventory stock क्या होता है, दिस वन। ये यूजुअली एग्जाम में ये चीज़ आती नहीं, बट आप सुन लो इसको, क्या होता है डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक का मतलब क्या है। देखो, हमने प्लानिंग करी, अभी आपको पता है बैठे बैठे कि कितनी कैडबरी का डिमांड होगा मार्केट में, शायद नहीं पता। पर पास्ट एक्सपीरियंस, अगर आप कंपनी में होता और पास्ट एक्सपीरियंस देखते हो, उसके शीट्स देखते हैं, तो उनको पता चलता है कि कहाँ पर कितनी डिमांड आती है, किस एरिया में किस स्टेट में कितनी डिमांड आती है, तो वो उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं। ठीक है? अब मान लो कि उनको पता चला कि 1 लाख मेरी कैडबरी एमपी में, मध्य प्रदेश में बिकेंगी, तो उन्होंने बनाई 1 लाख कैडबरी बना के रखी, बट ड्यू टू सम रीज़न हो सकता है डिमांड उतनी नहीं आई, 1 लाख की नहीं आई, 50,000 कैडबरी की है ये। तो 50,000 कैडबरी उनके पास में बच गई, तो ये जो बच गई है ना, ये अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक हो गया। अनडिजायर्ड ड्यू टू एनी रीज़न, अगर ऐसा होता है कभी भी, तो अगर आपके पास वो पड़ा रह गया स्टॉक, तो उसको आप बोलते हो अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, क्योंकि वो तो मार्केट में बिकने के लिए था, समहाउ नहीं बिक पाया, तो वो हमारे लिए अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक हो गया। वैसे ही कंपनी हमेशा ये ध्यान रखती है कि इतना प्रोडक्शन हो कि बिल्कुल उसको ऐसा नुकसान नहीं हो, बिल्कुल जितना लगता है उसको उतना ही प्रोडक्शन किया जाता है। बट कभी कभी इन सम केसेस ऐसा भी हो जाता है कि उतनी डिमांड नहीं आई, तो बच गया जो स्टॉक, उसको बोलते हैं अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। आगे चलते हैं। नाउ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब इसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। कंसेप्ट अपन बाद में देखेंगे, लास्ट में पहले देखते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट आपको अभी कुछ हद तक समझ में आया होगा कि कैपिटल गुड्स किस किस के टाइप के से होते हैं इन्वेस्टमेंट्स, उसमें कैपिटल गुड्स में मशीनरी वगैरह में, ओके। और एक होता है आपका इन्वेंट्री में। अब इसको अपन आगे देखते हैं डिटेल में। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल गुड ड्यूरिंग द ईयर। This includes capital good used for the replacement of existing capital stock which is worn out, and the capital stock used as a net addition to the existing capital stock। बिल्कुल सेम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं, तो वहां पर दो चीज आ जाती है। कैपिटल गुड यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक।
मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि आपके पास 4 मशीनरी थी, एक खराब हो गई उसमें, तो उसको ठीक उस कैपेसिटी को आप कंटिन्यू करना चाहते थे, यू वांटेड टू कंटिन्यू दैट प्रोडक्शन कैपेसिटी, सो यू रिप्लेस दैट मशीन विथ अनदर मशीन बाय चार्जिंग डेप्रिशिएशन। वी आर चार्जिंग डेप्रिशिएशन, हम क्या चार्ज करते हैं? डेप्रिशिएशन, ताकि हम एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को बिल्कुल मैनेज कर सकें। हमारी 4 मशीनरी थी तो 4 ही रहे, हमको 4 मशीनरी को, हमारी 4 मशीनरी को 1 2 3 एंड दिस 4 1, तो हमारी ये फर्स्ट वाली खराब हो गई, तो हम इस पर डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे इस पे, और इसकी जगह हम न्यू मशीनरी को लगा देंगे वहाँ पे। तो मेरी जो 4 मशीनरी अभी भी इंटैक्ट रहेगी, वो बनी रहेगी वहाँ पर, क्योंकि मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी, अगर ऐसा नहीं करता हूँ, डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं करता हूँ, तो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी की नीचे आ जाती है। इन द लास्ट आई विल बी एंडिंग मेकिंग लेस प्रोडक्ट, मेरे को कम प्रोडक्ट बनाने को पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास अगर 3 ही मशीन बची, तो मैं तो पहले जितने बना ही नहीं सकता, इसलिए डेप्रिशिएशन चार्ज करता है। तो उसको ये लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तो ये उस रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात कर रहे हैं जो अपनी इस मशीनरी को चेंज करने में लगा है। मान लेते हैं हमने जो एक मशीनरी फर्स्ट वाली चेंज की थी, उसमें हमने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो ये 1 करोड़ जो था, ये डेप्रिशिएशन का पैसा था जो कि हमने उससे यूज करके लगाया। तो एक तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गई मेरी, एक तो ये हो गई, प्लस मैंने 3 और मशीनरी लगाई, उनकी प्राइस भी लगभग 1-1 करोड़ थी, तो 3 मशीनरी के 3 करोड़ हो गए, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 4 करोड़। 4 करोड़। अभी 4 करोड़ का जो टोटल है, ये हो जाता है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको, दोनों का सम अप। एक तो ये खर्चा रिप्लेसमेंट डेप्रिसिएशन वाला कॉस्ट, और दूसरा कौन सा? जो आपने नया मशीनरी खरीदा उसका कॉस्ट, दोनों को जोड़ दोगे तो आपको क्या देता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाता है। कौन सा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाता है, याद रखना। और अगर कोई बोलता है कि नेट इन्वेस्टमेंट बताओ क्या है, तो आप बोलोगे सिर्फ ये 3 करोड़ वाला, जो कि नई मशीनरी हमने खरीद के अपने प्लांट में लगाई है, तो 3 नई जो है, जो नया इन्वेस्टमेंट है, वो आपको दिखाता है नेट इन्वेस्टमेंट। बस इतना ही कंसेप्ट है ये, इतना ही आपको ध्यान रखना है, इतना ही एग्जाम में आता है। ठीक है, नाउ इसको आगे पढ़ते हैं अपन। कैपिटल गुड यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक रेफर्स टू डेप्रिसिएशन। यही चीज मैंने अभी आपको बताई कि जो मशीन को आप रिप्लेस कर रहे हो, तो वो चीज क्या होती है? सर, डेप्रिसिएशन कॉस्ट कंसिडर होती है। सेकंड, कैपिटल गुड्स यूज एज अ नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। जो नई मशीनरी आप लगा रहे हो, उसकी वैल्यू क्या कहलाएगी? नेट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको ये जानना है कि किसी भी कंपनी में आप गए, उससे पूछा कि भैया बताइए सर, आपका नेट इन्वेस्टमेंट कौन सा है, तो आप क्या पूछ रहे हो उससे? आप उससे पूछो डायरेक्टली, आप ये बताओ कि आपने नया इन्वेस्टमेंट कितना किया है, नई मशीनरी पे खर्चा कितना किया है, तो 3 करोड़ था। ओके, तो वो जो चीज़ें आपको नेट इन्वेस्टमेंट बताता है, ना कि ग्रॉस। ग्रॉस में तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि कंपनी में कितनी मशीनरी बदली गई है और उसमें कितना वैल्यू लगा है, क्योंकि आपको तो टोटल 4 करोड़ का वैल्यू दिख रहेगा। तो 4 करोड़ के वैल्यू में आप ये कैसे पता लगाओगे कि इसमें डेप्रिसिएशन का कितना खर्चा और नया कितना है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपको ये नहीं बताएगा कि नई मशीनरी कितने की लगाई, पर नेट इन्वेस्टमेंट आपको ज़रूर ये बता देता है कि कितनी नई मशीनरी लगी है। इसका बस इतना ही कंसेप्ट है, आपको इतना ही याद रखना है। यहाँ पर इन्होंने इसको थोड़ा सा इस नई बुक में बता दिया कि किसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, और मैंने भी आपको एक चीज़ बता दी है। ओके, नेट में क्या होता है? डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, डेप्रिसिएशन वाले खर्चे को रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट जो किया है उसको माइनस कर दो, तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। दैट्स इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई? नेट इन्वेस्टमेंट अब मुझे आपको पता चल जाता है अपने को, जैसे कि यार अब नई मशीनरी आपने लगाई है, वी ऑलरेडी इंस्टॉल न्यू मशीनरीज। ओके, तो न्यू मशीनरी अगर आपने लगा रखी है, तो अभी सिर्फ उस पुरानी मशीनरी की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे नई मशीनरी की बात होगी। नई मशीन से क्या होगा? इट रेजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी। मतलब कि मशीनरी का जो नंबर अकाउंटिंग है वो बढ़ गया, और हायर स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर, हैंस एफिशिएंसी ऑफ लेबर, अकॉर्डिंगली एफिशिएंसी ऑफ लेबर राइजेस।
इससे क्या होता है देखो, अब वो बंदे, अभी मैं एक व्यक्ति की बात की थी जो एक मशीनरी को बड़े आराम से हैंडल कर सकता है, और वो ये भी कहता है कि मैं तो 2 मशीनरी भी हैंडल कर सकता हूँ, पर हमारे पास उस टाइम पैसा नहीं था। बाद में हम एक और मशीनरी लाके कंपनी में लगा दिए। अब वो जो व्यक्ति है वो उन दोनों मशीनरी पे बड़े आराम से काम कर पड़ रहा, उसकी जो एफिशिएंसी लेवल था वो बढ़ गया है, क्योंकि एफिशिएंसी अब वो कॉस्टिंग में कमी ला देगा, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हमारी कॉस्टिंग नीचे आ जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो ये पहला पॉइंट ये बताता है, एफिशिएंसी बढ़ा देता है लेबर की। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट सेज इट हेल्प्स टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इससे क्या होता है, ज़्यादा मशीनरी लगाओगे तो आपको और लोगों की ज़रूरत भी पड़ सकती है, कुछ लोग तो आपको रखने ही पड़ेंगे। हो सकता है वो एक्चुअली वो आदमी जो भी है, जितना भी अच्छा है, वो बोलेगा सर मैं 2 हैंडल कर लूँगा, एक से मैं 2 हैंडल कर लूँगा, पर ये जो तीसरी और चौथी आप लेकर आए हो नई मशीनरी, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो किसी से नहीं हो पाएगा। मैं कर सकता हूँ पर बाकी के लोग नहीं कर पाएंगे। तो वो जो चीज़ है उसके लिए तो उनको बिल्कुल रखना ही पड़ेगा किसी को काम पे। तो थोड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं। ऐसा नहीं बोल रहे एक मशीन पे बिल्कुल एक बंदा, ऐसा नहीं होता। कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को चूसती है, घींचती है, उनको घसीटती है बिल्कुल कि नहीं स्ट्रेच करो, यू शुड मोर प्रोडक्टिव इन द कंपनी। दे विल ट्राई टू पुश यू टुवर्ड्स वर्क। तो वो कोशिश करती हैं, पर इसमें गलतियां भी होती है, एरर्स भी होते हैं, प्रोडक्शन में गड़बड़ हो जाती है। तो बेहतर होता है, सोचते हैं कुछ लोगों को रख लेना बेहतर है, इंस्टेड की बड़ा नुकसान हो जाए कंपनी का। तो कुछ एम्प्लॉयमेंट होता है वहाँ पे, रखते हैं लोग काम पे। ओके, द थर्ड इज नेट इन्वेस्टमेंट इज द नेट राइज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी अगेन जीडीपी। ये फिर जीडीपी की बात कर रहे हैं, एक्चुअली नेट इन्वेस्टमेंट से जीडीपी की ग्रोथ होती है। सेम पुराना पॉइंट वही फिर से इन्होंने यहाँ पर सेम पॉइंट डिस्क्राइब कर रखा है। ओके, नाउ ये ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट, इसके सिर्फ 2 ही पॉइंट आपको करने हैं, क्योंकि तीसरा वाला एक्चुअली मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। ये कौन सा रहता है, इट इंक्लूड्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट, या फिर आप ये लिख सकते हैं इन 2 पॉइंट को, दैट इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस में हमेशा डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ होता है। नेट में आप ये लिख सकते हैं इट डज नॉट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। यहाँ पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी लिखा हो सकता था, जो कि डेप्रिसिएशन का अलग वर्ड है। तो डेप्रिसिएशन का एक अलग वर्ड हो सकता है जिसको आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट बोलते हो, या रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब भी क्या होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। ओके, एक और वर्ड रहता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये भी आप चाहो तो कहीं नोट करके रख लेना, वैसे वीडियो में बोल रहा हूँ, याद रखना मुश्किल होगा, बेहतर होगा आप नोट कर लें। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब भी डेप्रिसिएशन है, और रिप्लेसमेंट कॉस्ट या रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब भी डेप्रिसिएशन है। कई बार न्यूमेरिकल में स्टूडेंट बोलते हैं कि ये चीज़, ये पॉइंट नहीं था डेप्रिसिएशन का, वहाँ कहीं ना कहीं लिखा रहता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो डेप्रिसिएशन नहीं देके वो शब्द लिख दिया तो क्या करेंगे, इसलिए आपको ये माइंड में रखना है। जैसे कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट का मैंने बताया, आपको इसका भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज इट शोज नेट एडिशन टू द, इट डज नॉट शो द नेट एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। ये जैसे कि मैंने बताया है, पूरी वैल्यू में कितना डेप्रिसिएशन है और कितना नई मशीनरी का वैल्यू है वो आप नहीं बता सकते। तो इट डज नॉट शो द नेट एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, कितना का नया मशीनरी ऐड हुआ है कंपनी के अंदर, वो आपको नहीं बताएगा। हियर नेट इन्वेस्टमेंट टेल्स यू कि ये नेट इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, कितना का नया कंपनी ने मशीन खरीदा है वो आपको बताता है। ओके, और जो फर्स्ट पॉइंट था वो चीज़ क्या थी, इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसर ऑन द परचेस ऑफ न्यू एसेट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मतलब कि इसमें सीधा सीधा आप लिख सकते हो, इट टेल्स यू अबाउट द कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज परचेस ऑफ न्यू एसेट्स। और यहाँ पे ये क्या बताएगा, इट शोज और टेल्स यू ओनली अबाउट द परचेस ऑफ न्यू एसेट्स, न्यू फिक्स्ड एसेट्स, दैट्स इट। इतना ही लिखना है उसमें। नाउ द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक लॉस होता है, वैल्यू में लॉस हो जाता है। मतलब कि कोई मशीनरी, ये सोचो एक मशीनरी है आपकी मोटरसाइकिल, वो भी एक मशीन है।
आपकी गाड़ियाँ रोज़ चलती हैं, आप उसको यूज़ करते हो, क्या लगता है वो डेप्रिशिएट होती है कि नहीं? डेफ़िनेटली वो मशीनरी डेप्रिशिएट होती है। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग दैट एट होम वी डोंट चार्ज डेप्रिशिएशन। हम ऐसा नहीं करते कि हमारी घर में कोई पिग्गी बैंक है और हम उसमें पैसा डालते जाते हैं कि लो ₹1000 ₹2000 गए इसमें डेप्रिशिएशन फंड के। नहीं, हम इतना बॉदर नहीं करते। बट द पीपल्स हू आर रनिंग द फर्म्स, कंपनीज़, वो बहुत कंसर्न रहते हैं डेप्रिशिएशन की। उनको पता है कि प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, कंपनी चला रहे हैं, घर नहीं है, कंपनी है। तो वहाँ पर उनको प्रोडक्शन से ही पैसा कमाना है, तो वो मेंटेन करने के लिए डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं। मतलब डेप्रिशिएशन इसलिए चार्ज करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि किसी मशीनरी है, तो उसकी वैल्यू गिरेगी, इन फ्यूचर वो काम नहीं करेगी, तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है मान लेते हैं 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स की जो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसकी सिर्फ 10 ईयर्स की है, ठीक है। अब उस 10 ईयर्स की लाइफ है और उसके जो प्राइस है वो मशीन का है 1 लाख। तो उसमें 1 लाख में आप कर सकते हो, वी कैन ऐड 5 zeros to ईयर, 1 2 3 4 5, एंड इफ यू विल डिवाइड इट, इफ यू कैंसिल दैट जीरो, द अमाउंट कम्स इज 10,000। तो पर ईयर मेरे को 10,000 10 साल तक मैं बिल्कुल डेप्रिशिएशन फंड में डालता रहूँगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि 10 साल बाद मेरे पास वो पैसा आ जाएगा और मैं उसे रिप्लेस कर दूंगा। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिशिएशन। ओके। अब डेप्रिशिएशन क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द नॉर्मल वियर एंड टीयर्स। ओके। अभी इसको पढ़ते हैं अपन। While the fixed assets like plant and machinery and use they go in down in value, वो नीचे जाती है उसकी वैल्यू बिकॉज ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टेयर। रोज यूज होगी। नॉर्मल वेयर एंड टेयर का मतलब क्या होता है? रोज यूज करना, घिस रहे हो आप उस मशीनरी को तो उसकी वैल्यू कम हो रही है। सेकंड, एक्सीडेंटल डैमेज। एक्सीडेंट भी होते हैं, कुछ बोलते हैं ना लेबर से कुछ गलती हो गई, मशीनरी में कुछ खराबी हो गई, कुछ पार्ट टूट गया, तो वो डैमेज भी इसी का पार्ट है, डेप्रिशिएशन में वो भी कवर होता है। They go down in value as also become obsolete due to change in technology और change in demand। या तो चेंज इन टेक्नोलॉजी और डिमांड से भी उस पर फर्क पड़ता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा बोल सकते हो कि आज जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन बहुत आप लेटेस्ट वाले यूज़ करते हो, पर जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो मशीनरी की कुछ वैल्यू नहीं रह जाती है। ओके। तो टेक्नोलॉजी अगर चली गई तो उस मशीनरी की वैल्यू भी डेप्रिशिएट हो जाती, कम हो जाती, क्योंकि उसकी डिमांड ही चल जाती मार्केट में। सेम वे जैसे कि अगर आज आप पसंद करते हो कुछ लेदर शूज़, तो फ्यूचर में हो सकता है कि आप लेदर शूज़ ना पहने, आपको कुछ और तरीके के शूज़ पसंद आ गए, जैसे कैनवास शूज़। तो लेदर की जो मशीनरी है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, उसकी जगह कैनवास शूज़ बनाने वाली मशीनरी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो उससे भी डेप्रिशिएट होता है। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। क्या बोलेंगे उसको? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ये तीन जो पार्ट हैं, बस आपको इतना ही ध्यान यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है डेप्रिशिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, मैं आपको बता ही रहा था। इसको भी ध्यान में रखना है, वैसे बुक में है, आप इसको मार्क कर लेना या कॉपी में नोट डाउन करके रख लेना। ओके। बस आपको इसमें इतना ही पढ़ना है। इस पे 10 ईयर्स वाला एग्जाम्पल दे रखा है, देख सकते हैं आप, जो मैंने आपको बताया सेम वही है। इसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि बाद में अगर अपने वो मशीनरी रिप्लेस करनी है तो अपन इसी फंड को यूज़ करते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो भाई इंपॉर्टेंस अब आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना सारा आप पढ़ोगे ये समझ लो कि कभी भी मतलब इसकी वजह से अगर आप डेप्रिशिएशन चार्ज नहीं करोगे तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी कम कर देते हो। प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होने का मतलब क्या होता है कि आप कम प्रोडक्ट बनाओगे। कम प्रोडक्ट बनाओगे तो आपके कम लोग रखेंगे, यू विल बी रिक्वायरिंग लेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, यू विल बी गिविंग जॉब्स टू द लेसर नंबर ऑफ पीपल। हो सकता है जॉब देने की बात तो दूर, आप प्रोडक्शन ही कम कर रहे हो तो जो ऑलरेडी है ना उनको भी आप नौकरी से निकाल दोगे, तो उनके पास इनकम कम हो जाएगी। तो इसका इम्पैक्ट सीधा आपको दिखेगा आपकी देश की नेशनल इनकम के ऊपर। नेशनल इनकम आपकी कम हो जाएगी और उससे फिर क्या होगा कि एक इनकम कम होती है तो अब सब तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप खरीदते हो तो सब पे इम्पैक्ट पड़ता है, उन सब की डिमांड कम होती है। जैसे कि कार नहीं खरीदोगे, बाइक नहीं खरीदोगे, रेडियो, मोबाइल फोन्स, क्लॉथ्स, इन सब की डिमांड भी कम होती है, इम्पैक्ट होता है। तो ये चीज़ एक मेजर फैक्टर हो जाता है कि डेप्रिशिएशन रिजर्व फंड आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। इससे एक लॉस तो होती है पर इकोनॉमी भी रहती है। इकोनॉमी एक स्लो डाउन आ जाता है, उसमें स्लो डाउन आ जाना मतलब एक लंप आ जाता है जिसमें आपके सब चीज़ें ठप पड़ जाते हैं, सारे सेक्टर, व्यापार जो रहता है, जो ट्रेड चलते रहते हैं, वो काफ़ी कमी आ जाती है उसमें। ट्रांसपोर्ट करने वालों पे भी फ़र्क पड़ता है, जब प्रोडक्ट ही नहीं तो ट्रांसपोर्ट करने वालों की क्या ज़रूरत है, फिर तो उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक चेन दूसरे से कनेक्टेड है यहाँ पर। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी के अंदर डेप्रिसिएशन का बहुत बड़ा यूज़ होता है, होगा उसका बहुत ज़्यादा
एक इम्पोर्टेंस है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का। नाउ ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गई है तो हम एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड एब्सोल्यूंस देख लेते हैं। पर ये एक्सपेक्टेड तो क्या हो गया, जो अभी अपन ने बात की थी सेम वही हो गया। कौन कौन सा हो गया? चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड। किससे होती है? चेंज इन टेक्नोलॉजी। जैसे कि यहाँ पे बात करिए, अ प्लांट प्रोड्यूसिंग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बिकम ऑब्सोलेट व्हेन टेक्नोलॉजी डिस्कवर्ड टू कलर टीवी। मैंने एंड्रॉइड फ़ोन का बोला था, तो पुराने वाले जो फ़ोन थे उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उस टेक्नोलॉजी उसकी मशीनरी पुरानी हो जाती है। सेम वे यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन बनाने जो प्लांट था वो पुराना हो गया, तो उसकी मशीनरी की वैल्यू कम हो गई। तो ये जो चीज़ें एक्सपेक्टेड है, ऐसा हो सकता है, चेंज होता है ये टेक्नोलॉजी में, इतना टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट होता जा रहा है कि बहुत तेज़ी से ऑब्सोलेंस आ रहा है। ओके, तो ये चीज़ पॉसिबल है, ये हम इसको एक्सपेक्टेड है, इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। सेकंड, वेयर एंड टियर, जो उधर पहले पॉइंट था वेयर एंड टियर वगैरह वाला, तो वो चीज़ तो हो ही रही है। ओके, और चेंज इन डिमांड वाला भी देखा था। यहाँ पे चेंज इन डिमांड क्या, रबर शूज बिकम ऑब्सोलेट एज द डिमांड शिफ्ट फ्रॉम रबर टू लेदर शूज। यहाँ पे रबर से लेदर शूज की बात कर रहे थे, मैं लेदर शूज से कैनवास की बात कर रहा था। तो इन दोनों ही केस में ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है, ऐसा हो सकता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है नॉर्मल वेयर एंड टियर। ओके, अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड चीज़ के बारे में आप श्योर हो, ये चीज़ें तो आपको पता थी पहले, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, पर ऐसी भी चीज़ें होती है जो आपको पता नहीं होती। ये क्या होती है? नेचुरल कैलामिटीज, भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, अर्थक्वेक, फ्लड, फायर आ जाना, ये अनएक्सपेक्टेड है। इसके लिए आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हो। ओके, फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स वेयर देयर इज इकोनॉमिक रिसेशन, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओइंग टू द अनएक्सपेक्टेड ऑप्शनल इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मार्केट वैल्यू में कभी भी एक अनएक्सपेक्टेड आ जाता है, जैसे मार्केट में कभी कभी रिसेशन आ जाता है, ये फ्लड्स वगैरह, तो ये अनएक्सपेक्टेड, ये कभी भी आ सकते हैं। तो जब भी आते हैं तो उस वक्त आपकी एसेट की वैल्यू, मशीनरी वगैरह, इन सब की वैल्यूज नीचे चल जाती है, मार्केट में कम हो जाती है। तो इसको आपको क्या बोलना चाहिए? इसको अपन बोलते हैं कैपिटल लॉस। क्योंकि जब वो अगर यूज़ में हो चाहे ना हो, वो तो एक तरह से ख़राब हो ही गई ना। बाढ़ में कौन सी मशीनरी टिकेगी? सब, अगर बाइक्स बह जाती हैं, कार बह जाती हैं, काफ़ी टाइम तक उसमें रह जाती है, तो फिर वो सब मशीनरी ख़राब हो जाती है, उसकी वो काम की नहीं रहती, वर्क करना बंद कर देती है। तो सेम इज द केस, इसको आप कैपिटल लॉस कहते हैं, इस तरह की चीज़ को। दिस लॉसेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्रिशिएशन, ये डेप्रिशिएशन का पार्ट नहीं होता है। इसके लिए तो हम इंश्योरेंस वगैरह ले सकते हैं। ओके, दैट्स इट। सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, इसका डिफरेंस देख लेते हैं अपन। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? इट रेफर्स टू द फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और डिमांड। ये चीज़ हमने देखी, टेक्नोलॉजी डिमांड में चेंज आता है तो उसको हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहते हैं। इसको किसको बोलते हैं? अनएक्सपेक्टेड। चेंज इन द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज और इकोनॉमिक रिसेशन। नेचुरल कैलामिटीज, इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से अगर कोई चीज़ आती है तो उसको आप क्या बोलोगे? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसका क्या होता है? डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है ये। ठीक है, और ये डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं होता है, ये कैपिटल लॉस को बताता है। इंस्टेड इट पॉइंट्स टू कैपिटल लॉस। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस में ये चीज़ ऑलरेडी हम काउंट कर रहे होते हैं कि पुरानी हो रही है, इतने रुपए से, वैल्यू से कम हो रही है, तो मैंने इसके लिए साइड में रख दिया है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, सो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये कोई भी फंड नहीं बना रहे हम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के लिए। ओके, थर्ड पॉइंट, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज मैनेज बाय रिजर्व डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ये किससे मैनेज करोगे? अब मैनेज करने की बात आ रही, तो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस मैनेज होता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्रिएट करके। और अनएक्सपेक्टेड कैसे करोगे? बाय बाइंग इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आप बाय कर सकते हो अनएक्सपेक्टेड ऑप्शंस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, हियर डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब ये चीज मैंने पहले ही बोला था कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है? डेप्रिसिएशन। और कैपिटल लॉस क्या होता है? वो वैल्यू जो कि आपने लॉस कर दिया जब आपके एसेट्स अच्छे खासे चल रहे थे या काम में ही नहीं थे पर फिर भी खराब हो गए। हो सकते है जस्ट बना बना बस रखे ही थे इंस्टॉल करके, तब भी बाढ़ आ गई, खराब हो गए, अर्थक्वेक आ गया, उससे खराब हो गए, है ना। तो इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल गुड्स, while these are continuously used in the process of production। तो डेप्रिसिएशन में कंटिन्यूसली प्रोडक्शन होता रहता है तो उसकी वैल्यू भी कम होती रहती है। और ये क्या, इट रेफर्स टू लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट while these are not in use। जब भी यूज में हो चाहे ना हो, पर वो चीज आपको पुराना कर देती है, तो वो कैपिटल लॉस रहता है आपका। ओके, फिर सेकंड पॉइंट है, इट इज लॉस ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर। रोज यूज हो रही है इसलिए।
एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, आपको सिर्फ दो याद रखना है, एक्सीडेंट वाला और नॉर्मल वेयर एंड टेयर, इससे ये डेप्रिसिएशन तो कवर हो जाता है। और यहाँ पर क्या एग्जांपल है इसके, फ्लड, अर्थक्वेक, फायर एक्सेट्रा, ये एग्जांपल्स लिख सकते हो आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट में। थर्ड क्या हो सकता है, इट इज मैनेज थ्रू इंश्योरेंस, इट इज मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन, सेम पॉइंट है लास्ट वाले डिफरेंस का। ओके, इसके बाद आते हैं स्टॉक्स एंड फ्लो कंसेप्ट पे। दिस विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट टॉपिक, so as of now I think this much is enough for today, and we'll be covering stock and flows concepts, and as well as the last one, the four sectors: intersector flow, money flow, real flow, and circular flow of income. This will be trying to cover in the next class. Okay, so as of now, thank you, just get the concept. Okay, thank you.